कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरा क्लियर करने वाले हैं, वो भी केवल और केवल एक वीडियो में 15 से 20 मिनट के अंदर। तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आप देख ही रहे होंगे थंबनेल पर। 1857 की जो महान क्रांति है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और एक अलग तरीका से हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जानने से पहले आप थोड़ा सा एक ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बस इतना टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे और हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्या सब है तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे विद्रोह का कारण क्या था। ठीक है, उसके बाद किस किस क्षेत्र में ये प्रमुख विद्रोह हुआ था, मतलब मेनली किस किस क्षेत्र में हुआ था, कब विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर जो भी टॉपिक है ना सबको हम कवर करेंगे और किस प्रकार से विद्रोह को दबाया गया। और भी इस विद्रोह ये जो विद्रोह है ये विद्रोह एक असफल विद्रोह था। ये असफल क्यों हो चुका था इसके कारण को भी हम देखेंगे और इसका परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या घटनाएं घटी और इसका जो है भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हमको थोड़ा सा पहले आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो फ्लैशबैक में चलिए हम आपको दिखलाते हैं कि क्या इन सारी घटनाओं के साथ चल रही थी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा भारत है और इस भारत को जो है यहाँ पर देखिए इसमें मेनली जो क्षेत्र था किस किस क्षेत्र में था। तो हम लोग यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सारी टाइमों पर क्या चल रहा था और देखिए किस किस क्षेत्र में मेनली जो है ये इफेक्टेड था। तो ये देखिए ये आपका बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल इधर से हो गया। ठीक है, इस बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ रहा था। ये हमारा उस टाइम में बिहार जो था कुछ इस प्रकार से पूरा आया, इसे पूरा बिहार था। ये पूरा बिहार में हुआ था। एक मिनट, ये पूरा बिहार झारखंड, अभी वर्तमान का झारखंड, बिहार झारखंड होते हैं, उत्तर प्रदेश होते हुए ये मध्य प्रदेश के साथ होती है। उस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली को लेके कुछ इतना ही क्षेत्र में जो है ये सारी घटनाएं घटी थी 1857 की क्रांति। बाद बाकी गुजरात के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, यहाँ पे पंजाब के लोगों को, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और यहाँ पे बंगाल के लोगों को और दक्षिण भारत पूरा, यहाँ से यहाँ पूरा दक्षिण भारत में कहीं भी किसी लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था 1857 के क्रांति। केवल और केवल मध्य प्रदेश, बिहार और ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश और यहाँ पे इस क्षेत्र के कुछ ही लोग यहाँ पे भाग लेके इस क्रांति को जो है आगे बढ़ाए थे और यहाँ पे इस प्रकार से क्रांति आगे बढ़ा और इसीलिए क्रांति जो है असफल रहा। तो चलिए हम जानते हैं। फिलहाल आपके माइंड में एक चीज़ तो आ गया होगा कि कम ही लोग यहाँ पे भाग लिए थे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी सबसे पहले जानने वाले हैं कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि विद्रोह का आखिर कारण क्या था। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो विद्रोह है ना, ऐसा नहीं कि 1857 में ही आया और एकाएक लोग स्टार्ट हो गए। ये विद्रोह का जो है पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही चल रहा था, मतलब 1764 के युद्ध के बाद से ही लगातार चल रहा था। उस टाइम से, जिस टाइम पे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया और भी विभिन्न प्रकार के जैसे रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया। तो उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो मध्यवर्ती क्षेत्र था उस क्षेत्र में जो है चलने गया। और तो ऐसा नहीं है कि केवल 1857 में एकाएक लोग जो है जागरूक हो गया और क्रांति कर दिया। यह हुआ क्या कि ये एक बड़ा सा पत्थर है। तो कुछ 1764 में, कुछ 1857 में और धीरे धीरे इस प्रकार से एक साथ लोग आते गए, लोग बर्दाश्त करते गए और एक ऐसा समय आया 1857 कि लोग को मजबूर होना पड़ा कि अब हमको तो क्रांति करना ही पड़ेगा। यदि हम क्रांति नहीं करेंगे तो हमारा कुछ काम बन नहीं सकता है। और इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटती है और धीरे धीरे, केवल एक ही कारण नहीं है, अलग अलग कारण है। उन सारे कारणों को अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कारण है। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात, कुछ जानकारी हमको इसके बारे में और जानकारी ले लेना चाहिए। जो 1857 की क्रांति हम आपको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, या चाहे आप अभी तक जितने भी बुक में लिखा हुआ है, किसी भी भारत में इसका एक भी प्रपत्र, एक भी भारतीय ऐसा नहीं था कि इसके बारे में भारतीय के द्वारा लिखा गया। ये सारे के सारे साक्ष्य जो है ब्रिटिश दस्तावेज पर आधारित है, ब्रिटिश के द्वारा स्रोत पर आधारित है। भारत में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि हाँ ये क्रांति था, किसी भी भारतीय के द्वारा ऑनेस्टली इसको लिखा गया। चूँकि ये ब्रिटिश के द्वारा लिखा गया था, अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था, तब हमारे भारतीय भाई उस टाइम पे, आज से 200 साल पहले, इतने खतरनाक थे जिसका कोई जवाब नहीं, जो क्रांति पे अंग्रेज को झुका दिए और उनको शासन को जो है डोलाने का मजबूर कर दिए। इसीलिए इस क्रांति को हम 1857 का क्रांति का नाम दे रहे हैं कि बिना किसी मदद के उन्होंने इतने बड़े काम किए, इसीलिए इस क्रांति को 1857 का क्रांति का नाम दिया जाता है। ये चूँकि ब्रिटिश के द्वारा लिखा गया था, उसमें इतनी ज़्यादा सहानुभूति मिलती है, तो फिर
यदि आज के दौर में यदि पूरे भारत एक साथ जुट हो जाता तो फिर उस क्रांति का 1857 में ही क्या हो जाता, हमारा भारत जो है निश्चित रूप से आज़ाद हो गया रहता। तो चलिए उसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला के साथ। उस टाइम से ही बंगाल पर सबसे पहले कंपनी जो है प्रशासन करती है और 1757 से 1857 तक ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ब्रिटिश कंपनी है जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अकबर के काल में इसका जो है स्थापना किया गया था। और वहाँ के जो महारानी थे, वहाँ की महारानी उसको 15 साल के लिए ये कह के जो है बोले कि आप जाइए पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी देशों में आप व्यापार कीजिए और यदि आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम आपको पीछे से क्या करेंगे, बैकअप देंगे। तो ये बात कहकर क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेज दिया। और वो क्या किया, भारत आके अपना फंड बैठा लिया और फंड बैठाने बैठाते जो है ब्रिटिश के महारानी का भी मैंड वॉश कर दिया और ब्रिटिश के महारानी का भी मन जो है डुल गया कि चलिए अब तो यहाँ पे भारत पे अपना राज ही कर लेंगे। तो वही हुआ कि 1757 से लेकर 1857 तक के कंपनी का शासन किया। वहाँ पर कंपनी का जो किरानी वगैरह जो भी था सब मिलके शासन किया। फिर क्या होता है कि 1857 जो खत्म होता है, तो सॉरी 1857 से 1858 से लेके 1947, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 1858 से लेके और 1947 तक के बीच में, जब 1957 लिख दिया, 1947 तक के बीच ब्रिटिश के ताज का, ब्रिटिश के क्राउन का जो है शासन रहा, अर्थात महारानी का शासन रहा। कब से, तो यहाँ पे दो चीज़ तो कम से कम क्लियर हो गया है कि कंपनी भी शासन किया 100 साल और यहाँ पे जो है कम से कम 50 साल जो है 100 साल के आसपास जो है यहाँ पर ब्रिटिश ताज भी शासन किया। उस प्रकार से हमारा भारत अंग्रेज के चंगुल में कुल लगभग 200 वर्षों तक क्या हुआ, गुलाम हुआ। दूसरी बात यहाँ पर ये जो साक्ष्य है ब्रिटिश दस्तावेज पर आधारित है कि हाँ 1857 नाम का कोई क्रांति घटा था, भारत में इसका कोई दस्तावेज नहीं। और यहाँ पे देखिए इसको जो है गुप्त रूप से कमल, यहाँ ये जो विद्रोह का प्रतीक था, विद्रोह के प्रतीक के रूप में कमल, कमल का फूल और रोटी, रोटी जिसको चपाती बोलते हैं हम लोग, ये दोनों उसको प्रतीक माना गया था। और जिस टाइम पे ये क्रांति हुई थी उस टाइम में भारत का जनरल कहिए, भारत का गवर्नर जनरल कहिए या चाहे वायसराय कहिए, उस समय में कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे। और यहाँ पर देखिए उस टाइम में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, वो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था बिस्कॉट पामस्टन। देखिए ये सारे जो सारे टॉपिक बता रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ दिया रहता है। और उस टाइम पे क्या था कि हमारे भारतीय भाई इतना मतलब शिक्षित नहीं थे, मजबूत नहीं थे, कोई भी एक बृहद पैमाने पर राजनीतिक दल नहीं था कि कोई भी उस क्रांति को आगे बढ़ाए और सरकार को डट कर के कहे कि नहीं नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। इस टाइप का वहाँ पे उस टाइम पे 1857 पे कोई एक भी ऐसा दल नहीं था। ठीक है, एक बात यहाँ पर और बता दें, ये जो 1857 का क्रांति जिस टाइम पे हो रहा था तो एक साहब थे जिसका नाम था सर सैयद अहमद खां। ये जो सर सैयद अहमद खां थे ये कानपुर में कंपनी के किरानी थे और बहुत ही बड़े चापलूस थे उनके, और 1857 की कड़ी शब्दों में उन्होंने निंदा की थी। तो चलिए हम बात को बढ़ाते हैं आगे कि उनका कारण क्या था। ये तो हो गया बेसिक बात, अब हम आपको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कारण क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर राजनीतिक कारण देखने को मिल रहा है कि 1857 का जो क्रांति है सबसे पहले राजनीतिक कारण था। क्या था देखिए, तो एक यहाँ पे आदमी आते हैं, वहाँ आदमी नहीं, यहाँ पे गवर्नर जनरल आते हैं, उसका नाम है लॉर्ड वेलेजले। इसका जो शासनकाल है, इसका शासनकाल 1798 से लेके कहाँ से 1805 के बीच इसका रहता है। और ये क्या करते हैं कि अपने शासन पद पर बैठते ही एक बहुत ही खतरनाक रूल लेके आते हैं। 1898 में क्या आते हैं, एक रूल लेके आते हैं, उसका नाम है सहायक संधि। इस सहायक संधि के अंतर्गत होता क्या है कि जितने भी देसी रियासत थे, देसी रियासत के दरबार में क्या किया इन्होंने कि कुछ ना कुछ ब्रिटिश सैनिक को रखना अनिवार्य बना दिया। ठीक है, और उनका ब्रिटिश सैनिक रह रहे थे ब्रिटिश राजा के दरबार में। उस दरबार में रहने के साथ क्या किया कि उस राजा के कोष से उस सैनिक को जो है वेतन देने की घोषणा कर दी गई और राजा कोष दे रहे थे। और वो जो ब्रिटिश सैनिक था, ब्रिटिश सैनिक राजा के जो आंतरिक दरबार में कुछ भी घटनाएं घटती थी उसमें धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपना फन फैला रहे थे और हस्तक्षेप कर रहे थे। और सारी घटनाएं क्या किए, तो अंग्रेज को जो है वहाँ पर भेजना यहाँ से शुरू कर दिए सहायक संधि के थ्रू, और विभिन्न प्रकार के राज्य को हड़पा गया। और इसी के थ्रू, ये सहायक संधि के थ्रू सबसे पहले जो है हैदराबाद के संधि, हैदराबाद के निजाम से संधि करवाया गया 1798 ईस्वी में। मैसूर से संधि करवाया गया 1799 में। और अवध पर जो है आरोप लगाया गया 1801 ईस्वी में, और अवध को मिला लिया, पेशवा को भी मिला लिया। ठीक है, यहीं से इस 1802 से ही पेशवा को जो है धीरे धीरे कमज़ोर होना पड़ा, भोसले को मिला लिया। लेकिन ये जो मराठा साम्राज्य का एक था होलकर भी था, होलकर जो है सहायक संधि को नहीं स्वीकारा था, इसी जिसके परिणाम से वो इसको जो है बहुत ही भयंकर तरीका पर इसको है विपत्ति का सामना करना पड़ा था। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए एक बहुत ही बड़े पैमाने पर वेलेजली का भी कहीं न कहीं जो है हाथ था इसमें, किस में, तो ये 1857 की क्रांति में लाने में। दूसरा था
कि 1849 में एक घटना घटता है कि ये उस समय में मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर थे। 1849 में उसको डायरेक्ट क्या करते हैं कि डलहौजी साहब आते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि लाल किला खाली करना पड़ेगा, आपको कुतुब मीनार जाना पड़ेगा और आपको जो है जितने भी पेंशन वगैरह दिया जा रहा था आपको जो है सब पे अब रोक लगा दिया जाएगा और आगे से जो भी आपके परिवार में जन्म लेंगे उसको जो है राजकुमार या क्या कहते हैं शासक के रूप में, उसको शहजादा के रूप में जाने लगे। तो कहीं न कहीं मतलब राजमहल पे भी चोट देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक रूप देखा जा सकता है कहाँ पर, तो राजनीतिक क्रांति में। और सबसे ही बहुत ही खतरनाक कौन लाया था, तो ये डलहौजी साहब का जो है व्यापगत नीति, हड़प की नीति लाया गया था, जिसको मतलब कि बहुत सारे राज को राज हड़प नीति के अंतर्गत जो है मिलाया गया था। और ये 1848 से लेके 1856 के बीच कौन थे, यहाँ पे भारत के जो है गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 के बीच। और सबसे पहले महाराजा रंजीत के मरने के तुरंत बाद क्या करते हैं 1849 में, कौन, ये डलहौजी साहब व्यापगत नीति का 1849 में क्या करते हैं, सबसे पहले पंजाब राज को हड़प कर अपने में मिला लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन, किसको, पंजाब राज को हड़प कर मिलाए। उसके बाद जो है सतारा को, फिर संभलपुर को इस प्रकार से मिलाते गए, झांसी को 1853 में मिलाया और इस प्रकार से नागपुर को और अवध को मिलाते हुए आगे चल गए। अवध पर जो है क्या किया इन्होंने, अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर अपने में मिला लिया था। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून तत्व बन जाता है राजनीतिक कारण को लाने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये आर्थिक कारण किस वजह से हुआ और यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखिए 1857 अंग्रेज के आने से पहले भारतीय लोग बहुत ही समृद्ध थे और अंग्रेज के आने के टाइम पे भी समृद्ध थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे अंग्रेज आए तो यहाँ पर भारत को सबसे पहले कि कच्चे माल के रूप में, एक बाजार के रूप में देखकर उन्होंने उपयोग किया। यहाँ का जितना भी कच्चा माल था यहाँ से क्या करता था, यहाँ से आदमी को, यहाँ पे किसान को ज़बरदस्ती, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नील की खेती आपको करना ही है, स्पेशल क्षेत्र में नील की खेती करना ही है, जैसे कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, नील की खेती करना है। मद्रास है तो मद्रास में चावल का खेती आपको करना अनिवार्य है। उस पर अलग अलग रैयतवारी, महालबारी और अस्थायी बंदोबस्त के थ्रू खेती करवाया जाता और जो भी कच्चा माल था सबको क्या कर देता था, इंग्लैंड जो है भेज दिया जाता था। उसके बाद भारत में लोग क्या करते थे कि जैसे सूती वस्त्र या चाहे रेशमी वस्त्र बनाते थे तो हाथ से बनाते थे और हस्त करता था। एक रेशमी वस्त्र बनाने में 10 दिन 15 दिन लगता था और वहाँ पे क्या किया, यहाँ से कच्चा माल को वहाँ पे भेज दिया। इंग्लैंड में कच्चा माल की थोड़ा सा वहाँ पे उस टाइम में अभाव रहा होगा, तो यहाँ से तो भेज दिया कच्चा माल को और वहाँ पे क्या किया कि मशीन से बनाता था तो एक दिन में 10 बन जाता था। भारत में एक दिन में जो है 10-15 मजदूर मिलके 1-2-3 तैयार करते थे। और उसके बावजूद क्या होता था कि यहाँ से भारत में बने माल जब इंग्लैंड जाते थे, क्योंकि वहाँ के लोग शौकीनदार होते थे, तो वहाँ पे देखिए 90% तक टैक्स वसूला जाता था। लेकिन इंग्लैंड से जो भारत आता था उस पर क्या करता था, यहाँ पे 5%, 3%, 2% टैक्स लिया जाता था। तो कहीं न कहीं ये एक आर्थिक कारण भी बनता है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे किसान क्या किया, खेती करना छोड़ दिया। ठीक है, तो जब खेती करना छोड़ दिया तो किसान को क्या किया, तो उनका जो है खेत नीलाम होने लगा। और हुआ कि 1770 के बीच से लेकर 1857 के बीच में भीषण अकाल की जो है सामना करना पड़ा किसानों को। बहुत लोग मरे, भूखे मरे। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि अकाल कमीशन का भी नियुक्ति हुआ, जिसका कारण यही था कि लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो खेती छोड़ रहे थे। खेती छोड़ने का कारण क्या था कि भाई हम खेती करेंगे तो आप तो लूट के ले ही जा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी का उद्देश्य जब से भारत 1757 से लेके कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक मुनाफा कमा के इंग्लैंड के महारानी को खुश करना। ठीक है, दूसरा क्या था कि जितना भूमि है, भूमि को उत्पादन क्षमता से अधिक क्या किया, लगान लगा देंगे तो किसान तो आत्महत्या करेगा ही। तो किसान क्या करेगा, आत्महत्या करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, खेती करना छोड़ देगा। दूसरा बड़ी बात कि जैसे कि किसी एक आदमी का भी किसान है, वो मर जाएंगे। मरने के बाद क्या हुआ, उसके जो संपत्ति बचता है, उसका जो भूमि बचता है, उसके बेटे को हस्तांतरण विधि से नहीं दिया जाएगा। उसको मरने के बाद क्या हुआ कि सरकार उसको कब्जा कर लिया या चाहे कोई जमींदार को दे दिया। वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि को निजी संपत्ति बनाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर आपको दिखाई यहाँ पर पड़ रहा होगा कि भारत का जो है बाजार किस प्रकार से बर्बाद होगा। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाले वस्तु पर जो है अधिक कर लगाया जाता था और इंग्लैंड से भारत में जो वस्तु आता उस पर आयात में कम कर लगाया, जिसके कारण जो है इंग्लैंड की वस्तुएं तो भारत में बन जाती थी। और आज भी ऐसे हो रहा है कि चाइनीज से तो बहुत माल आता है यहाँ पे, तो वही बात वहाँ पे भी हो रहा था। इससे क्या हुआ कि भारत का रेशमी और सूती वस्त्र जो है बिल्कुल उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। लोग धीरे धीरे खेती करना छोड़ दिया और हुआ क्या कि भारत को कच्चे माल के रूप में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोग करने लगा। लोग धीरे धीरे कृषि छोड़ने को मजबूर हो गए। जब कृषि छोड़ देंगे तो क्या होगा,
1 साल 2 साल 3 साल देखते देखते एरिया के एरिया लोग कृषि करना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, अनाज की एकाएक कमी हो गया और भयंकर अकाल हुआ और बहुत ही ब्रिटिश शासन का इंग्लैंड में वहाँ पर थोथो हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक और तो राजनीतिक और आर्थिक कारण था, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक कारण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसमें क्या किया कि 1813 ईस्वी से पहले ईसाई मिशनरी को भारत में आने का कोई आगमन नहीं था और एक भी ईसाई मिशनरी भारत में आगमन नहीं हुआ था। लेकिन भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए जो है अंग्रेज के विशेष रिक्वेस्ट पर वहाँ की महारानी 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी को भारत आगमन का जो है निमंत्रण दिया, वहाँ से हरी झंडी दिखला दिया और 1813 ईस्वी में ईसाई का जो है भारत में आगमन होता है। और इस 1813 ईस्वी में ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेज सरकार जो है, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार 1 लाख रुपया जो है इसी ईसाई मिशनरी की जो शिक्षा है उस पर खर्च करने के लिए पहली बार भारतीयों को 1 लाख रुपया प्रदान करता है। और इससे होता क्या है कि 1856 में एक पारित होता है कि जो व्यक्ति ईसाई मिशनरी के अंतर्गत अपने धर्म को अपनाएगा, ईसाई धर्म को अपनाएगा, ईसाई धर्म को मानेगा, उसको पैतृक संपत्ति का अधिकार दे दिया जाएगा, साथ ही साथ सरकारी नौकरी दिया जाएगा, जो आज भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि जगह जगह घूम घूम के प्रचार किया जा रहा होता है। और दूसरी बात कि भारत का जो वैज्ञानिक है मैक्सिमम वहाँ पे हिंदू लोग थे और हनुमान जी के जो है वहाँ पे लंका जाने के क्रम में जो है बहुत सारे घटनाएं घटी थी समुद्र को पार करने में। तो वो एक धार्मिक घटना थी कि समुद्र पार करना हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पथभ्रष्ट माना जाता था, तो हिंदू लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे ब्रिटिश में जो जितने भी सैनिक थे उसको जो है समुद्र पार करने के लिए भी कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा था। तो एक दृष्टि में हम देखेंगे तो यहाँ पे सामाजिक कारण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे कारण था। नेक्स्ट है कि सैनिक कारण में क्या था कि जितने भी भारत से, देखिए भारत का टोटल यहाँ पे कम से कम 2.5 लाख सैनिक था, ठीक है। 2.5 लाख कितना था सैनिक इंडिया से था और 50,000 सैनिक ब्रिटेन का था, यूरोपीय सैनिक था। इसमें क्या हुआ था कि जो भी भारतीय सैनिक ज्वाइन करेगा तो उसके पूरे अपने जीवन काल में जब तक वो सैनिक में उसको 174 रुपया देगा। इसके साथ साथ यदि वो कहीं भी बाहर जाता है, यदि बर्मा भूटान कहीं भी जाता है युद्ध करने के लिए, उसको कोई बिना वेतन भत्ता के वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो है यदि कोई इंग्लैंड की सैनिक है तो उसको जो है शुरुआत में जिस दिन ज्वाइन करेगा उसी दिन 174 रुपया देखेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है। और जितना भी बजट का खर्चा होता है सैनिक पर उसका 50% से अधिक किस पे खर्च कर देता था, तो यूरोपीय सैनिक पर खर्च कर देता है। उसका बंदूक भी अच्छा, पोशाक भी अच्छा और टोपी भी अच्छा, खाना पीना भी अच्छा, वेतन भी अच्छा। तो ये भी एक सैनिक था। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से सर्वाधिक सैनिक वहाँ पर सम्मिलित थे। तो ये देखिए अवध के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ पर थे। 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग का गठन होता है, फिर आगे भी घटनाएं घटती है। और सबसे बड़ी बात ये तो अभी हम फ्लैशबैक में देख रहे थे कि कहाँ पे क्या हो रहा था, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसके तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण क्या था कि 1857 की क्रांति से पहले जो है बस पुराना बंदूक ऐसे ट्रिगर खींचिए और वो चल जाता था, वो बंदूक था। लेकिन 1857 की क्रांति में के बाद 1857 के बाद होता क्या है कि पुराने बंदूक के स्थान पर नए बंदूक का उपयोग किया जाता है। उस नए बंदूक का खासियत क्या है कि अफवाह उड़ा दिया गया था कि गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिला जो है वहाँ पर क्या है, वो चर्बी जो है, चर्बी वाला जो है कारतूस होता है जिसको दांत से पहले खींचना पड़ता था। यदि हिंदू था तो हिंदू दांत से खींचता, तो हिंदू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाय माता आज भी है। और यहाँ पे मुसलमान भाई है तो उसके लिए सुअर शायद रहते हैं। तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये जो है धर्म को लेके जो है एक बहुत बड़ी मान्यता देखती थी और उसको खींचना पड़ता था। तो ये नई इनफील्ड राइफल उसको चलाने के लिए वहाँ पर मेन तात्कालिक कारण था, बंदूक को लेके यहाँ पर मेन कारण था। ये जो 1857 का मेन घटना और ये जो सारे अभी घटना का अभी हम चर्चा किए इससे पहले, वो तो फ्लैशबैक में था कि धीरे धीरे लोग आप जो है उसको जो है लेके आगे बढ़ गया। तो ये था तात्कालिक कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है, कहाँ से विद्रोह का प्रारंभ। एक बात यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको हमने चाहे तो बॉक्स में रख दिया है उसको, या चाहे तो उसको हमने हाईलाइट कर दिया, तो उसको आप याद रखिएगा, हमको बार बार बोलना नहीं पड़े। देखिए होता क्या है कि 29 मार्च 1857 का दिन रहता है और जगह कहाँ पर, बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग बैरकपुर को उत्तर प्रदेश ही मानते हैं। और ये जो मंगल पांडे कहाँ का निवासी था, आज के उस टाइम के गाजीपुर में, आज के बलिया दोनों का ये उत्तर प्रदेश का निवासी था। और वहाँ पे बंगाल बैरकपुर में वहाँ पर क्या था, 34वीं इन्फेंट्री का जो है सैनिक था, पैदल सैनिक था। तो उनको भी यही कारतूस दिया गया, तो कारतूस खींचने के लिए दिया गया। तो उस टाइम उसका सर्जेंट था कौन,
ह्यूरन, और वहाँ पर मेजर कौन था, लेफ्टिनेंट कौन था, तो यहाँ पे बाग था, मेजर बाग था। तो क्या किया, इनको जो है खींचने के लिए बोला तो इन्होंने मना कर दिया, तो इनको एक दो तमेचा मारा, तो शायद क्या किए, दोनों को गोली मारकर दोनों को हत्या कर दिए। और बात क्या होता है, 29 मार्च 1857 की बात यह है, और 8 अप्रैल 1857 को क्या किया, मंगल पांडे को फांसी देके मंगल पांडे का खेल यहीं पे समाप्त कर दिया गया। और बात आगे बढ़ता है, बात कहाँ पे होता है, अब यहाँ पर देखिए 24 अप्रैल 1857 का दिन है, वो तो 29 मार्च का दिन था, और यहाँ पे देखिए 24 अप्रैल 1857 का दिन में क्या होता है कि मेरठ का जगह, वो बैरकपुर का जगह था और ये मेरठ का जगह था, कि 99 सैनिक जो है, 99 घुड़सवार सैनिक, देखिए वहाँ पर थे मंगल पांडे साहब, इन्फेंट्री थे, पैदल सैनिक थे, और ये जो 99 घुड़सवार सैनिक क्या किए कि चर्बी वाला जो कारतूस था इसके प्रयोग करने से डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। तो इनके मना करने पर क्या होता है कि उसके 85 सैनिक को क्या हुआ, 10 साल का जो है सजा दे दिया। कब, 24 अप्रैल 1857 को 10 साल का सजा दे दिया कि चलो भाई तुम लोग 10 साल अंदर में रहो। उसके बाद क्या होता है, 24 अप्रैल के बाद 10 मई 1857 का दिन क्या होता है कि मेरठ में ये जो उनके 85 साथी को दे दिया गया था 10 साल का सजा, इसको जो है मेरठ में उसके भारतीय सैनिक अपने साथी को छुड़ाते हैं, और 11 मई को दिल्ली को 10 मई को दिल्ली के लिए कुछ कर जाते हैं, ठीक है, और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुंचने पर बहादुर शाह जफर को अपना राष्ट्रीय स्तर का नेता घोषित करते हैं, और बख्त खां को जो है अपना सेनापति, बख्त खां जो है मुगल साम्राज्य का उस टाइम में सेनापति था। दिल्ली में जो सैन्य प्रमुख कौन था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बख्त खां, इसको याद रखेंगे, कई जगह पूछ दिया गया ये कि दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति को कौन नेतृत्व कर रहा था, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था भारतीय सेना का, तो बख्त खां वहाँ पे हो जाएगा। और ये जितने भी यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा उसको जो है निश्चित रूप से याद कीजिए। फिर क्या होता है, 11 मई के बाद क्या होता है कि अब सैनिक जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर जहाँ तहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं, भारतीय सैनिक और अंग्रेज को मार पीट रहे हैं। तो 20 सितंबर 1857 को ये जो बहादुर शाह जफर साहब थे ये छुपे हुए थे, कहाँ पे, अपने सब परिवार के साथ कहाँ पर छुपे हुए थे, हुमायूं के मकबरा के पास सब छुपे हुए थे। लेकिन होता क्या है कि 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहाँ से उसको खूनी दरवाजा के पास लाया जाता है। और क्या होता है कि बहादुर शाह जफर के सामने में उसके 2 बेटा और 1 पोता, ठीक है ना, उन दोनों को उनके सामने में गोली मार दिया जाता है, और वहीं से बहादुर शाह जफर को डायरेक्ट रंगून निर्वासित कर दिया जाता है कि रे भाई चल अब तू वहीं पे रह, जहाँ पे 1862 ईस्वी में क्या होता है तो बहादुर शाह जफर साहब का मृत्यु हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो दिल्ली का बात था। अब देखिए ये लखनऊ में क्या होता है कि लखनऊ में 30 मई को प्रारंभ होता है। बेगम हजरत महल जो है वहाँ का नेतृत्व कर रही थी, और नेतृत्व कर ही रही थी कि क्या होता है कि 30 जून को क्या होता है कि चिन्हट के पास वहाँ पे धावा बोल दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जहाँ से वे चिन्हट से ही, उत्तर प्रदेश में ही चिन्हट पड़ता है, उत्तर प्रदेश से चिन्हट से ही वो क्या कहा, नेपाल भाग जाती है। 2 आदमी है जो नेपाल भाग जाते हैं 1857 की क्रांति में। एक तो ये थे बेगम हजरत महल, जहाँ नेपाल भागने के बाद उसको वहाँ पे मृत्यु हो जाता है, और दूसरा कि नाना साहब, ये भी नेपाल भाग जाते हैं। दूसरा कानपुर में 5 जून को स्टार्ट होता है, ठीक है, 5 जून को स्टार्ट होता है। और इनका साथ देने के लिए जब इनसे नहीं संभलता है तो आत्माराम पांडुरंग, जिसको हम लोग तात्या टोपी भी बोलते हैं, ये भी इनका साथ देने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये भी क्या करते हैं, जब देखते हैं कि अंग्रेजी पलड़ा बहुत भारी है, तो ये क्या होते हैं, ये भी यहाँ से 6 सितंबर को नेपाल भाग जाते हैं, और वहीं से अपना जो है छुप के कुछ ना कुछ वहीं से इंतजाम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जानिए कानपुर में ये विद्रोह क्यों कर रहे थे, तो देखिए बाजीराव द्वितीय जो था, बाजीराव द्वितीय के काल में ही जो है इसको राज हड़प नीति के तहत जो है डलहौजी हड़प लिया था। और बाजीराव द्वितीय को कोई पुत्र नहीं था, बाजीराव द्वितीय जो नाना साहब थे उसको गोद ले लिए थे, उसको दत्तक पुत्र बोला जाता है, गोद लेने को दत्तक पुत्र। और वो बोल दिया कि यदि किसी राजा को दत्तक पुत्र है तो उसको हम नए राजा का घोषणा नहीं मानेंगे, उसको हम अपने अंग्रेजी सरकार में घोषणा करेंगे। और क्या किया कि उनके मरने के बाद इन नाना साहब का पूरा खाना पीना और ये जो रईसी जिंदगी जी रहे थे इनका सब कुछ बंद हो गया यहीं पे, ठीक है। तो ये क्या किया, अपने पेंशन के लिए यहाँ पर कानपुर में क्या किए, यहाँ पर हंगामा किए हुए थे 1857 की क्रांति में। तो वहाँ से क्या किए, नेपाल भाग गए। तो अब देखते हैं कि झांसी और ग्वालियर में क्या होता है कि झांसी में देखिए यहाँ पे 4 जून को जो है 4 जून 1857 को शुरुआत होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, जिनका वीर गति जो है 17 जून 1758 को, केवल डेट याद रखना है यहाँ पर, जो है इनको जो है वीर गति प्राप्त होती है। झांसी की रानी का जो जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। इनका जो है समाधि कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। इनके लिए आज भी बहुत सम्मान है, तो आप लोग से भी कहते हैं कि एक बार इनको फिर से नमन यहाँ पे करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से नाना साहब से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते, प्रश्न ज़्यादा यहाँ तात्या टोपे साहब से पूछे जाते हैं। ये तात्या टोपे साहब का ओरिजिनल नाम क्या था, ये रामचंद्र पांडुराम,
रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ये 1859 में क्या किए, सबसे पहले तो नाना साहब का साथ दिए। नाना साहब जब यहाँ से उड़ गए नेपाल, तो इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ से कानपुर से आके ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को साथ दिया। लेकिन झांसी की रानी भी जब मर गई तो ये छुप छुप कर घने जंगल में छुप छुप कर जो है अंग्रेज पर वार कर रहे थे। लेकिन 1859 में क्या होता है, इनका ही एक मित्र बहुत ही करीबी मित्र, जिस पे आप हद से ज़्यादा ये अपना जान छिड़कते थे, उसका नाम था मान सिंह, जो सिंधिया परिवार का जो है सामंत था। इन्हीं के गद्दारी के कारण इनको जो है दबोच लिया गया और 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये जो सिंधिया है इसके बारे में, मान सिंह के बारे में आपके मन में क्या है, एक बार निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उगलिए, हम भी यहाँ पे देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर देखिए कि अपने बिहार से कर रहे थे, बिहार से जो है नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, इनके बारे में इनका मृत्यु पूछा जाता है। तो इनके बारे में बहुत सारे की पुस्तक में लिखा है कि 9 अप्रैल 1758 इनका मृत्यु हुआ था, जो कि गलत दे रखा है। इनका जो मृत्यु है 26 अप्रैल 1758 इनका मृत्यु होता है। ये बिहार के जगदीशपुर से थे। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि 1857 का क्रांति का असफलता का कारण क्या था। देखिए, इसमें सबसे पहले समन्वय का आधार, तो देखिए कहीं बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भी एक मतलब उसका नेतृत्व करता नहीं था। जब सभी जगह एक जगह है, जैसे कि अब ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही है और दिल्ली में ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को कहीं दूर दूर से कोई कनेक्शन ही नहीं था, जिसके कारण समन्वय का मतलब क्या होता है कि संबंध, तीनों में संबंध स्थापित नहीं था और एक राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पे मंच का अभाव था, जिसके कारण ये असफलता का जो है कारण माना जाता है। दूसरा बात कि सीमित क्षेत्र में, पहले ही हम आपको बता दिए थे कि वहाँ पर असफल क्यों हुआ था, कि बहुत ही कम क्षेत्र जैसे कि बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और संपूर्ण दक्षिण भारत, इससे अछूता रहा। मतलब इस क्रांति से उसको कोई लेना देना ही नहीं, मरे कटे अपने बिहारी वगैरह लोग, उत्तर प्रदेश का लोग, बाद बाकी लोग से कोई लेना देना नहीं। दूसरा सबसे बड़ा बात कि वहाँ पर जो भारतीय रियासत था, भारतीय रियासत इन्हीं जो जहाँ पे विद्रोह हो रहा था उन्हीं लोग को जो है दबोच रहे थे और अंग्रेज का मदद कर रहे थे। अंग्रेज को समर्थन कौन कर रहे थे, जितने भी शिक्षित वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग, जैसे कि कौन लोग थे, तो अभी बताए थे आपको हम, सर सैयद अहमद खां जैसे लोग अंग्रेज का समर्थन पढ़े लिखे लोग थे, जो साइंटिफिक समाज का स्थापना किए हुए थे। और व्यापारी वर्ग जो व्यापार कर रहे थे वो, और रियासत में क्या कर रहे थे, तो आपको अंग्रेज का समर्थन कर रहे थे। और दूसरी बात कि जो भी हमारे पास सैनिक था, कम या ज़्यादा, उसके पास सीमित संसाधन था, लाठी वगैरह से कितना लड़ेंगे आप, उनके पास उचित बंदूक हथियार नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि सबसे पहले जो है विद्रोह समाप्त होता है और क्या होता है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी का संदेश आता है भारत, और लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में उस संदेश को इलाहाबाद के एक पार्क में पढ़ते हैं। इस पार्क में क्या बताते हैं कि भारत में कंपनी के शासन का अंत हो रहा है। इसके साथ ही कंपनी के शासन के अंत के साथ साथ क्राउन का शासन जो है 1858 से प्रारंभ हो गया। और भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक 1858 से ही भारत के वाइसराय का नाम से उसको जाने जाएगा, इसको याद रखना है। और इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का शासन चल रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जो है समाप्त कर दिया गया और भारत में एक सचिव पद का जो है यहाँ पर व्यवस्था किया गया। ये सचिव पद कौन होते थे, तो ब्रिटिश संसद में एक लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो ठीक है, तो वहाँ पे निम्न सदन को लोकसभा बोला जाता है, तो वही निम्न सदन का ही एक सदस्य सचिव के रूप में उसको जो है सृजित किया गया। भारत में वही शासन चलाते थे और इसको हेल्प करने के लिए 15 सदस्यीय कमेटी जो था, और इस प्रकार से भारत में 1858 से लेकर 1947 तक शासन चला। और क्या हुआ कि प्रशासनिक परिवर्तन में पील आयोग का गठन हो गया कि चलिए भाई, अब तो ये बिहार प्रदेश में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, तो अब सैनिक की संख्या घटा दीजिए। और यहाँ पे इंडिया का सैनिक 1 कर दिया, 1:2 में इंडिया सैनिक, और यहाँ पे यूरोपीय सैनिक को 1:2 में कर दिया। कहाँ पर, बंगाल में, और मुंबई वाला क्षेत्र में क्या कर दिया कि 2:5 कर दिया। ठीक है, तो ये था। और तीसरा बात कि जितने भी भारतीय रियासत को हड़प रहे थे उस टाइम में, उसको हड़पना बंद कर दिया। कब, 1858 के बाद, ठीक है, महारानी के घोषणा के बाद। उसके बाद इस क्रांति का महत्व क्या रह जाता है, 1857 के क्रांति का महत्व, ऐसा नहीं कि ये क्रांति यदि असफल हो गया है तो इस क्रांति का कोई महत्व ही नहीं है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, इस क्रांति का ये बहुत महत्व है। ये क्या हुआ कि पहली बार राजनीतिक स्तर पर एक मंच तैयार हुआ, लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने के लिए प्रेरणा मिली। ठीक है, और अंग्रेज के प्रति घृणा जो है अंग्रेज के प्रति घृणा बढ़ा। और विभिन्न प्रकार के खोज से, जैसे कि अशोक महान का उस टाइम में खोज हो रहा था, अशोक के शिलालेख के, तो लोग अपने प्राचीन काल से अपने अतीत को जान के उनके अंदर का आत्मबल मजबूत हो रहा था और अंग्रेज को मारपीट के भगाने के लिए पूरा जो है मूड में आ रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है कि कहाँ से, देखिए
दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान जो है क्रांति के नेता था, और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो निकलसन और हडसन। ठीक है, इस डेट को नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। कई बार पूछ दिया जाता है कि दिल्ली में कौन थे, और दिल्ली में 1857 के क्रांति कौन थे, और अंग्रेज कौन थे वहाँ पे, तो इस टाइप से पूछ दिया जाता है। फिर उसी प्रकार कानपुर में कौन थे? तो नाना साहब तात्या टोपे। और कानपुर में कौन थे? कैंपबेल। ये कैंपबेल जो है लखनऊ में भी दबाने के लिए पहुंचा था। ठीक है, और लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। और यहाँ पे कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैंपबेल, लॉरेंस और हैवलॉक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए झांसी और ग्वालियर में कौन था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपी। और इसको हीरो जो है क्या किया था? हीरो जो है उसको दबाने का काम किया था। इलाहाबाद में कौन था? इलाहाबाद से लियाकत अली था, और कर्नल नील उसको दबाने का काम कर रहे थे। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और टेलर जो है उसको दबाने का काम कर रहे थे। फैजाबाद, ये जो मौलवी अहमदुल्ला है, ये बहुत ही खतरनाक काम उस टाइम पे किए थे, बहुत परेशान किए थे, और सबसे ज़्यादा खतरनाक यही करते थे। इसी को लेके बहुत चिढ़ था अंग्रेज को। अब फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला साहब कर रहे थे, और यहाँ पर रेनाड कर रहे थे। बरेली में खान बहादुर खान, और यहाँ पे विसेंट आयर थे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था इससे भी पूछ दिया जाता है। अब कुछ पुस्तक के बारे में हम देखते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तक है जिसको जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखना। देखिए, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ये बी.डी. सावरकर जी के द्वारा लिखा गया, तो इसको याद रखना है। द ग्रेट रिबेलियन, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एक नीचे में है 1857, 1857, इसको याद रखना। बस ये 3 को ही याद रखना, इसी से काम चल जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये 3 को याद रखना है, इस तीनों पुस्तक को। उसके बाद अलग अलग लोगों ने 1857 के क्रांति को अलग अलग नाम दिया था, जिसमें वीर सावरकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सुनियोजित स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम के नाम से पुकारा था 1857 के क्रांति को। देखिए, ऑटरम और टेलर, यहाँ पे ऑटरम, यहाँ टेलर याद रखिए, पहला नाम नहीं याद रखना। ये क्या किया था कि अंग्रेजों के प्रति हिंदू मुस्लिम एकता का षड्यंत्र यहाँ पे बताया गया था। कौन? तो ऑटरम और टेलर। ये रीज क्या किया था कि धर्मांधों का ईसाइयों के प्रति जो है युद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। और होम्स क्या बोला था कि होम्स क्या बोला कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। अपने आप को हम भारतीयों को बर्बरता और अपने आप को सभ्यता के माने थे। और ये डिजरायली क्या बोले थे? डिजरायली साहब क्या बोले थे कि ये राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह था, सुनियोजित और सुसंगठित स्वतंत्रता संग्राम था। और एक यहाँ पे लास्ट में याद रखना, ये आर.सी. मजूमदार ऐसे व्यक्ति थे जो बोले थे ये तो न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसी भी ये तथाकथित नहीं है, मतलब यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये आर.सी. मजूमदार साहब जो, ये 3-4 आदमी को जो है नाम याद रखना है। अब देखिए, ये क्रांति केवल 1857 में नहीं हुआ था, इससे पहले भी कुछ यहाँ पे क्रांतियाँ हुआ था। जैसे हम आपको 1857 के क्रांति से पूर्व भी कुछ घटनाएं घटी, जैसे कि देखिए 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय, ठीक है ना, हेनरी हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रहा था, तो कुछ सिपाही जो है मीर कासिम से मिल गए थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेलोर में भी घटना हुआ था 1806 में, 1824 में भी हुआ था, कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में। फिर 1842 में हुआ था। मतलब कि 1857 के क्रांति से पहले भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3-4-5 घटना का वर्णन किया हुआ है। तो ये चैप्टर इस प्रकार से कंप्लीट होता है, द एंड होता है। अब एक ही चैप्टर में हमने बहुत सारे चीज़ों को कंप्लीट करने का कोशिश किया है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, चौथा वीडियो के साथ। इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, तो उसको आप निश्चित रूप से देखिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।